तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है रेजिस्टेंस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो बिना किसी तरीके थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है आपके सामने, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद रेजिस्टेंस लगातार कनेक्टेड होता है और इसके अंदर जो करंट जाती है वो जाती है आई, और तीनों में आई आई करंट सेम होता है। क्लियर। तो सीरीज में क्या चीज सेम होता है, करंट, ये याद होना चाहिए पहला पॉइंट। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस बोल दो या नेट रेजिस्टेंस बोल दो या फिर बोल दो इक्विवेलेंट। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल सबका ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बी, अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू सेम है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू सेम है, और वो वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली R है। क्या भाई साहब, R का एक रेजिस्टेंस, दूसरा भी R का, तीसरा भी R का, चौथा भी R का, पांचवा भी R का, छठा भी R का, ऐसे R वैल्यू वाले n रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है, n। तब उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4n इक्वल रेजिस्टेंस R। 4n कितने रेजिस्टेंस है, n। ऐसे करते करते कहां तक n। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालने का तो सिंपल सा तरीका है, जो इक्वल ये भी सब सेम है, तो किसी एक को पकड़ लो। क्या करो, किसी एक को पकड़ लो। मैंने लो से इसको पकड़ लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया n से, खत्म। n क्या है, नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक को पकड़ना है, जितने से उतने से मल्टीप्लाई कर देने का, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है। अगर n रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू r है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, nr। क्लियर। सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर पैरेलल में ऐसा कुछ कनेक्शन है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल को हमने क्या बोला है, इक्विवेलेंट। तो सर यहाँ पे ऐसे नहीं निकलता है, अभी देखना ध्यान से, मैं मिटा रहा हूं इसको। यहाँ पे जो है ऐसे नहीं निकाल सकते, इसका अपना एक रूल होता है। क्या रूल होता है, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये किसके लिए फॉर्मूला भाई, पैरेलल के। अब इसके अंदर क्या सिनेरियो, जैसा इसमें हुआ, क्या हो गया, n रेजिस्टेंस है R वैल्यू वाले, सेम यहाँ पे भी क्या है, n रेजिस्टेंस है R वैल्यू वाले, और उनको कनेक्ट कैसे कर दिया, पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते कितने गए, n ले गए। तब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक को पकड़ना है, कितने को पकड़ना है, एक को पकड़ना है। कब सर, ये हमको कैसे पता चलेगा कि लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आ जाए तब खुश हो जाओ। सीरीज हो तो एक का पकड़ो, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दो, और पैरेलल में क्या करो, एक को पकड़ो और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो, तो कितने हैं, n। इतना आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ में क्या होता है, सिंपल भाई, ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, V इक्वल्स टू IR होता है। R को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, V बाई I। खास बात क्या है, यहाँ पे R कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। R ना V के ऊपर डिपेंड करता है ना I के ऊपर। किसने बताया, ओम्स ने बताया। तो सर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है इससे, R इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। यहां से पता चलता है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर है। रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या बताता है, मटेरियल फिक्स, तो रेजिस्टिविटी फिक्स। एल क्या बताएगा, कंडक्टर का लेंथ दे दो, जैसे कंडक्टर मैंने ले लिया, ध्यान से समझना भाई, इसकी लेंथ एल है। क्लियर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो ये डिपेंडेंसी बताता है। यहाँ पे कैसे काम करता है, कांस्टेंट। तो सर आर के दो फॉर्मूले होते हैं, V बाई R होता है, जहां पे R क्या होता है, कांस्टेंट। R डिपेंड किसके ऊपर करता है, मटेरियल के ऊपर, मटेरियल की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। हेलो 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 हेलो। तो ओके फ्रेंड, हमने थियरी में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना आ जाएगा। अगर थियरी जिसने अच्छे से कंप्लीट कर ली, जैसे मैंने बताया है, अगर वो ध्यान से समझेगा तो इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा है क्वेश्चन में, 3 रेजिस्टेंस देके रखे गए, कौन कौन से हैं, 4 8 10, और सारों को कंबाइन करके पैरेलल में जोड़ दिया गया। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, यही बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन। पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 हमारे लिए क्या है, 4,
प्लस R2 क्या हमारे लिए 8, R3 क्या हमारे लिए 10। ये देखो ये क्या है हमारे लिए R1, ये हमारे लिए क्या है R2, और ये तीसरा वाला हमारे लिए क्या है R3। ओके, अब इनको प्रॉपर हमको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का टेक्निक तो यही है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। इसमें ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2, तो उससे फायदा क्या हुआ सर, 1/8 प्लस 1/10। पर आपको इतना मगजमारी करने की जरूरत ही क्या है यार, इसको पूरा सॉल्व करना है R इक्वल, क्योंकि आपके पास क्या होगी, कैलसी से मारना फटाफट आ जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर यहाँ पे ऐड करोगे कितना आएगा, 3/8 प्लस 1/10। अब इनका क्या कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 30, और 1 के साथ होगा तो 8, और नीचे आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना आ जाएगा 80। ये आपके पास क्या चला, 1 में R इक्वल, तो ऊपर कितना आ जाएगा 38, नीचे कितना आ जाएगा 80, 1 में R इक्वल। हमको तो सिर्फ R इक्वलेंट चाहिए, 1/R इक्वलेंट नहीं चाहिए। तो R इक्वलेंट इक्वल टू क्या आएगा आपका, 80 ऊपर जाएगा और 38 नीचे आ जाएगा। इनवर्स कर दिया, उल्टा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.10 ओम्स। अब देख लो किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। एकदम आसान, एकदम सरल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखना, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या है, ध्यान देना। ट्रिक लिख लेना भाई, नोट्स में लिख लेना। आता होगा बहुत सारे लोगों को, नहीं आता है तो लिख लो, आता है तो अच्छी बात। क्या ट्रिक है, 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, कितने हैं 2 रेजिस्टेंस, ध्यान देना, ये R1 है और ये R2। ये ट्रिक कब वैलिड है, सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम करने वाला नहीं। अरे बोल दे भाई हाँ कि ना। देखो ध्यान से, क्या भाई साहब, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा मैं फंडा निकालूंगा, डायरेक्ट आंसर, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, बस हो गया खत्म। कभी भी 2 रेजिस्टेंस मिल जाए प्रभु भैया राजा महाराजा, हम इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे, ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेंदी जाता है, बड़ा जाता है। ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस आएगा तब ऐसे सॉल्व कर लेंगे, अगर 2 से ज्यादा होगा तो ये जो आपका बेसिक फंडामेंटल है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सॉल्व करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, 2020 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और बहुत लोग के मन में डाउट आ रहा है, सर आप इतने पुराने क्वेश्चन क्यों कराते हैं, 2015 के या 14 के क्यों कराते हैं। प्रभु क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकता है। जितने वेराइटी की क्वेश्चन आप देखे रहोगे, आपका माइंड उतना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ज्यादा काम करेगा। आप अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चल। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज नेट रेजिस्टेंस 5 ओम। मतलब कहने का 2 रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो आंसर कितना आ रहा है 5। तो लिख लो भैया। अब वो जो 2 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हमने बोले एक R1 है एक R2 है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5 ओम। पहला इक्वेशन। फिर क्या बोला गया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है प्रभु, ऐसे ही पूछता है। फिर क्या बोला गया, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उन्हीं 2 रेजिस्टेंस को उठा के आप किसमें कर दो, पैरेलल में, तब नेट रेजिस्टेंस मिलेगा 1.5। तो पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो आपको पता चल रहा है कि रिजल्टेंट कितना आने वाला है। पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो आंसर कितना आता है 1.5। तो अभी जस्ट हमने देखा पैरेलल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 रेजिस्टेंस होते तो R इक्विवेलेंट लिखते थे, दोनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस ये होता था। क्लियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देके रखी गई, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू देके रखी गई, नेट। क्लियर, तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई, 1.2 इक्वल टू क्या आ गया भाई, R1 प्लस R2 डिवाइड, अरे गलत हो गया भैया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन आता है। देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बचेगा, तो ये कैसे लिखाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2, ये 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है प्रभु, क्या नहीं करना है, सॉल्व। हमको सिंपल सा देख लेना है। अब देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी, 5 है, तो यहाँ पे रख दो।
अरे महाराजा लोग, ये देखो यहाँ पे दिया R1 प्लस R2 5, यहां से रख सकते हैं। तो R1 R2 चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और यहाँ पे आ गया 1.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या इस साइड चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 का 5 से मल्टीप्लाई 16, तो 6 आ जाएगा 6। एक इक्वेशन ये हमारे काम का है और एक इक्वेशन ये काम का, बस इससे काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो ऐसे रजिस्टर जिसको ऐड करने में 5 आ रहा, तो चेक करो कौन कौन सा है। डी वाला चेक करो, यहाँ पे 1 प्लस 0.5 नहीं आने वाला है, ये दोनों को ऐड करो नहीं आने वाला है। 4 और 1 5 हो सकता है, 3 और 2 5 हो सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो पहले इक्वेशन का काम हो गया। अब आ जाओ ये जो नई इक्वेशन हमारे पास आई, दोनों का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 1 6 होगा क्या, कभी नहीं, पर 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। तो इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। आपके पास ये इक्वेशन से दो एनिमिलेट हो गए और यहां से इसको पुट कर दिया तो ये आ गया। तो इसको देख लेना है, वैल्यू पुट कर करके देख लेना, जो आंसर आ जाए वो हमें क्या होगा राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, वैल्यू चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था थ्योरी में बताया था, अरे याद है कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। एक तो देखो लहरा, अरे लहरना नहीं लहरा देना है, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज आर, भैया जो कंडक्टिंग वायर है ना उसका रेजिस्टेंस आर है, आर। फिर आगे क्या बोलोगे, इट इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट। बहुत बढ़िया, एक कंडक्टिंग रेजिस्टेंस है, उसको कितने पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में। सर 10 पार्ट मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला 10। अगर 10 इक्वल लेंथ के रजिस्टर कोई एक वायर है हाँ एक वायर है, उसको 10 इक्वल पार्ट में ब्रेक करने का मतलब समझ आ रहे, तो जो रेजिस्टेंस है उसके भी 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। कैसे सर, ये दो, अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो एक की वैल्यू आपके पास आएगी R/10, उसी तरह इसकी वैल्यू आएगी R/10, सारी वैल्यू क्या होगी भाई R/10। तो यहाँ पे लिख लेना, ये भी R/10, ये भी R/10, ये भी R/10, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी R/10। क्यों, क्योंकि आपने इक्वल लेंथ से उनको कट किया है, सबकी लेंथ इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल है, तो सब R/10 आएगा। अब क्या बोला गया आगे, ध्यान से देखो, बोला गया है नाउ ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन इज। कहने के बोला गया अब 10 टुकड़े आपने कर दिए, सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो वैल्यू क्या होगी टोटल रेजिस्टेंस की। तो मैं यहाँ पे लिख दिया R इक्विवेलेंट। आपको जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो एक अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू इक्वल है और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका फॉर्मूला बताया था मैंने, दो वैल्यू सेम, एक उठा लो और डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कर दो, R/N, क्लियर। तो ध्यान से देखना, कोई भी एक उठा लो, मैं रेंडमली देखो ये वाला उठा लिया, एक रेजिस्टेंस उठा लेना है और डिवाइड बाय कर देना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने भाई साहब 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे और इसको सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा R/10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास डी राइट। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है तो यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, अपने दिल की बात कमेंट में लिखो, कितना मजा आ रहा है, आधा की पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा, शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। एन रजिस्टर ईच ऑफ इक्वल वैल्यू आर कंबाइंड टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमम, अरे प्रभु, आर वैल्यू वाले एन रेजिस्टेंस है, कितने, आर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करते करते कितने भाई एन रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू क्या है इक्वल है। अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो कितने भी हो खुश हो जाओ, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है R/N हो सकता है, पैरेलल में होगा, और सीरीज में होगा तो N मल्टीप्लाई R होगा। जस्ट अभी थ्योरी देख के आ रहे हैं हम। तो ध्यान देना प्रभु महाराज, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज बोले तो याद रख लो मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज बोले तो इसका मतलब कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज, क्लियर। सीरीज में अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू R है,
तो टोटल रेजिस्टेंस आता है हमारे पास N इंटू आर। बताया था क्या बच्चों थियरी में? अरे हाँ कि ना बोल दो ना, शर्मा काहे रहे हो, डरना तो बिल्कुल भी नहीं। अब मिनिमम बोले तो उन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, सीधी बात। मिनिमम मिनिमम क्लियर। मिनिमम बोले तो कौन सा कनेक्शन होगा? पैरेलल। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा हमको पता है, आर डिवाइड बाई एन। क्लियर। तो ये मैक्सिमम है इसीलिए मैक्स से लिख देता हूं, ये मिनिमम है इसीलिए यहां लिख देता हूं मिनिमम। अब दोनों का क्या लेना है? रेशियो। तो साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो आर आर कट जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट कौन सा भाई? मैक्सिमम डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट कौन सा भाई? मिनिमम। क्या आएगा? वैल्यू पुट करो। ये क्या है भाई? एन आर डिवाइड में ध्यान देना क्या है? आर बाई एन। अब आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज, आर से आर कैंसल और ये उड़ी मार के ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी राइट। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये हमारे सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन है जो इस तरीके से आसानी से सॉल्व होते हैं। अब देखो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, एकदम आसान। हलवा हलवा परोसो खा लो, गाजर का हलवा है, करेले का नहीं है। देखो पूछते ही शर्म आ गई, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पता है, मत सिखा भाई, मत सिखा मेरे को, पता है ये क्या बोला गया? एज करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इंक्रीजेस, फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बोल रहा है भाई साहब वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आर के बारे में बताओ। अरे आर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। इस ये फॉर्मूले में आर इक्वल टू वी बाई आई में आर कैसा काम करता है? कांस्टेंट। वेरिएबल कहां होता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बताया था थ्योरी में, अभी भी तो बता के आ रहा हूं, जान लोगे क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट, तो रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट। अब देखेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर पे किस हिसाब से डिपेंड करता है, कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कैसे चेंज होती है, कितने अमाउंट में चेंज होती है, उसका फॉर्मूला देखिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पार्ट बी में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है, तो ध्यान से समझना क्या है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाउ? कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला, सब समझ लेना इस फॉर्मूले को। क्या है भाई? अब जो यहाँ पे आरटी है, यहाँ पे आर नोट। आर नोट का मतलब क्या होगा कि भाई साहब कोई टेम्परेचर रहा होगा टी नोट, कोई टेम्परेचर रहा होगा टी नोट, उसके ऊपर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस मिला होगा वो होगा आर नोट। मतलब मार्केट है टेम्परेचर है टी नोट इसका, तो इतनी समय इसका जो रेजिस्टेंस मापा गया वो क्या था? आर नोट। क्लियर? तो सर आर टी और टी क्या है? टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आर टी। क्लियर? इसको एक देखो, जो पहला वाला होता है ना इसको रिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? रिफरेंस। एक को क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस। क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस। मतलब एक को फिक्स कर दिया सर, इसके कंपेयर में दूसरे वाले को देखेंगे, तीसरे वाले को देखेंगे, चौथे वाले को देखेंगे, तो इसलिए उसको किससे डिनोट करते हैं? नॉट से। ठीक है? तो जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है तो दो रेजिस्टेंस दो टेम्परेचर चाहिए तभी इस्तेमाल होगा। क्यों सर? देखो ना, टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, आर नॉट एक रेफरेंस हो गया। अब बताओ टी पे कितना होता है? आर टी। आ गया? तो देखो ना, दो रेजिस्टेंस है दो टेम्परेचर, मतलब दो सिचुएशन पे अप्लाई करना होता है। मैंने बोला 50 डिग्री पर, क्या देखो अब एग्जांपल, मैंने बोला 30 डिग्री सेल्सियस पे मेरा जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो मैंने बोल दिया 50 ओम। तो अब मैं बोलूंगा भाई 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस होगा बताओ। और जो मटेरियल होता है ना उसका एक होता है थर्मल कोफिशिएंट। क्या होता है? सॉरी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर एक मटेरियल फिक्स होता है भैया। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, इधर देखो ध्यान से। अब ये अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर के लिए क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है, मेटल कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू आती है पॉजिटिव। क्या आती है भाई? पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर आएगा तो दिमाग से देख लेना। सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। क्या होगी भाई? नेगेटिव। लिख देता हूं, नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी भाई साहब? अल्फा की। किसकी होगी भाई? अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव।
यहाँ पे अल्फा क्या होगा, क्लियर। क्यों? अब ये थोड़ा सा भौकाली क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर आसान है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग को तो कुछ नहीं, कैलकुलेटिव वाला है, हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं भाई। ये थियरी में भी आ जाता है, 3 मार्क्स से पूछ लेता है, ठीक है। 2020 में आया हुआ है एमसीक्यू में, पर थियरी में भी आ सकता है। चलो भैया, चलो भैया। हाँ, अब ध्यान से समझना क्या बोलेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज दिस। क्या बोलेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर। एक प्लेटिनम का वायर है जिसका रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो कोई भी वायर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस चेंज कब होता है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका फॉर्मूला भी जस्ट अभी देखा हमने कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर? तो यहाँ पे जो जो टेम्परेचर पहले दिया होता है हमारे लिए हो जाता है इनिशियल टेम्परेचर। उसको नोड से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, और उसको रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? रेफरेंस। क्लियर? तो चलो देखो ध्यान से क्या बोला गया है भाई। प्लेटिनम की बात की गई। आइस पॉइंट, सर आइस पॉइंट क्या होता है? आइसक्रीम खाऊंगी वो वाला नहीं। आइस पॉइंट का मतलब होता है भाई साहब आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर टी नोट की वैल्यू देके रखी गई है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है भाई? आर नोड आपको मिला है 5 ओम। आ रहा है, अरे बोल दो ना, शर्माना कैसा। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। और इसको हम लोग लेंगे एज ए रिफरेंस। क्या लेंगे भाई इसको? रेफरेंस। रिफरेंस का मतलब फिक्स हो गया भाई, आर नोट की जगह पे और टी नोट की जगह पे ये लिखेंगे। बाकी जो आर टी है और जो टी वो चेंज होता रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा रेफरेंस लेंगे? अरे भैया मैंने बोला ना, जो पहले दिया वो रेफरेंस, जो बाद में दिया वो वेरिएबल। देखेंगे क्या आता है, डरने वाली बात क्या है। क्या बोला? एंड एट स्टीम पॉइंट इज जितना। अब वो जो प्लेटिनम है, स्टीम पॉइंट का मतलब आप बता सकते हो। स्टीम पॉइंट मतलब वाटर स्टीम में कब कन्वर्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी, कौन सा वाला? स्टीम वाला। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई? 100 डिग्री एस। क्लियर है भाई? 100 डिग्री से एस का मतलब मेरा नाम नहीं, एस मतलब सूरज सर, ना 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 ना। एस का मतलब स्टीम है बेटा, भावुक नहीं होना है। और इस पे जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा आर एस, उसकी वैल्यू देके रखिए क्वेश्चन में, देखो 5.23। क्लियर? आ रही बात समझ? अब आगे बढ़ते हैं। When the thermometer is inserted in a hot bath। अब वो जो थर्मोमीटर है जिसके अंदर प्लेटिनम वायर लगा हुआ है, उसको कहाँ डाल दिया? हॉट बाथ के अंदर। तो वो हॉट बाथ का टेम्परेचर है कितना है वो हमको बोला नहीं, सिर्फ बोला हॉट है। हॉट है मतलब गर्म है, बस इतना ही आइडिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज दिस। जब वो थर्मामीटर को, वायर कहाँ है? थर्मोमीटर के अंदर। जब उसे हॉट बाथ में डालोगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताया गया। कितना भाई साहब रेजिस्टेंस हमको देके रखा है, देख लेते हैं, रेट से लेते हैं। चलो हॉट को एच से बोल देता हूं। कितना दिया गया है? 5.46 ओम। तो बोला गया कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अब ये हॉट बाथ का टेम्परेचर कितना हमको वो बताना है, टीएच ये बताना है। क्लियर? आ तो गया, रेफरेंस हमको मिल गया है। एक बार रेफरेंस को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, एक बार रेफरेंस को इसके साथ सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब 2 बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो चलो पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए हम दूसरे पेज पे जाएंगे। क्लियर? ध्यान से समझना। दूसरे पेज में तो यहाँ बताए कंट्रोल प्लस एन। सर ये क्या है? अभी हटा देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे बाद? अरे भैया एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा, कट गया। तू भी हट जा भाई। आई गया गया गया। चल अब समझो। क्लियर? अब ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला लगाएंगे स्टीम के लिए, एस वाला। आर नोट ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा टी एस माइनस टी नोट। क्लियर? आ रही बात समझ? अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा? आर एस
आर नॉट अल्फा टी एस माइनस टी नॉट। अब क्या करो, ये टी एस है याद रखना, इसको इधर ले लो, तो आर एस माइनस आर नॉट अल्फा टी एस माइनस टी नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ 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 बताओ। तो अब ये इक्वेशन 1 आ गया, किसके लिए भाई? एस वाले के लिए। इसी तरह किसके लिए लिखेंगे? टी वाले के लिए। तो डायरेक्ट पंचायत ना करते हुए, इतना लंबा ना लिखते हुए सॉल्व करेंगे तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा? एच आएगा, हॉट। आर नोट फिक्स है, आर नोट को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बस जहां पे एस है वहां पे क्या लिख देंगे? हॉट। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करना है? इसको डिवाइड कर लो। जैसे इनको डिवाइड करोगे, ध्यान देना, हाँ, इसको इधर से डिवाइड करो, ये वाले को इधर डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, जिसको मैं ध्यान से लिखता हूं, यहाँ पे देखना, इधर के इधर कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो आर एस माइनस आर नॉट डिवाइड में आर हॉट आर नॉट। इधर क्या कैंसिल हो जाएगा सर? देखो ना, ये पूरा टर्म निकल जाएगा, ये पूरा टर्म निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? टेम्परेचर। टी एस माइनस टी नॉट टी हॉट माइनस टी नॉट। क्लियर? ये आ रहा है कि नहीं समझ में? इतना इतना आ गया तो खेला हो गया। ये समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है देखो, आर एच माइनस आर नोट, आर एच माइनस आर, ठीक, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पुराने वाले पेज पे आ जाते हैं। तो वहां पे हमने फॉर्मूला निकाल चुके हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया बच्चों? आर एस माइनस आर नॉट टी नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे आर हॉट माइनस आर नॉट इक्वल्स टू टी एस माइनस टी नॉट टी हॉट माइनस टी नॉट। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें करना क्या है? सारी वैल्यू गिवन है, देखो कौन कौन सी वैल्यू है। अब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी लेंदी, लंबा जाएगा वीडियो, उसके लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान से समझना। आर एस है क्या हमारे पास? हाँ सर, आर एस है। कहां पे? ये रहा, देखो आर नॉट है दिया गया है, आर हॉट, ये आर हॉट है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, ये आर हॉट है, आर नोट दिया गया, आर नोट भी दिया गया, टी एच भी है, टी नोट भी है, टी नोट भी, तो सिर्फ क्या चाहिए? टी एच। तो आई होप मैं समझ रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो सारी वैल्यू डाल करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आना चाहिए वो आएगा 200 डिग्री सेल्सियस। अगर नहीं आ रहा है तो बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। इतना आना चाहिए आपको। क्लियर? सारी वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ओ इतना आसान क्वेश्चन भाई, फ्री का क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या दे दिया? क्या देखो, थियरी बेस्ड क्वेश्चन। अब जिनको याद नहीं होगा लहर जाएंगे, और जो मेरी पीवाई की सीरीज फॉलो कर रहा है बोलेगा ओ माय गॉड, हम लोग एसएसपी 2.0 है। कैसे सर? सूरज सर फिजिक्स, ठीक है। अब 2.0 मतलब नया वर्ड, ठीक है ना, चलेगा, ठीक। तो जो अपने वाले लोग हैं उनका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया भाई साहब? द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश 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 फॉर मेटल। मेटल आ गया, मेटल आ गया। मेटल बोलेगा तो कैसा आएगा इसका? बोली पॉजिटिव, बताया था। मेटल के लिए पॉजिटिव, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव। हो गया। ये 3 बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट तो है। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से समझना। पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी। क्या बोला गया है? 3 बातें। करंट डेंसिटी समझ में आना चाहिए, मोबिलिटी समझ में आना चाहिए, और ससेप्टिबिलिटी। अगर इतना आता है तो आपके 3 से 4 एमसीक्यू ऐसे सही हो जाएंगे। कैसे समझना है सर? करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी? पहला पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। ये कैसा भाई? स्केलर। ये भी स्केलर। क्या एक नंबर है? क्या है सर? ये तो एक नंबर है, समझे आप ध्यान में। वेक्टर, स्केलर, स्केलर। अब खास बात, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बता दो। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है I बाई A। तो इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट। यूनिट में पहले बता देता हूं। यूनिट आपको देखते ही पता चल गया होगा। क्या होगा बताओ? एम्पियर,
क्या होता है इसका, होता है एम्पियर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्लियर, आ रहा है समझ में भाई लोग? मोबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार मार लो इसके ऊपर, बहुत हर बार क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछे गए इसके। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम आसान, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक, वीडी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होगा, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जाता है उसी को तो बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता होना चाहिए आपको। फिर क्या है सर, हाँ इसका खास बात क्या है, यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा सर बताइए, दिख रहा है आपको, ध्यान देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, इसका पता तो आ जाएगा। इसका ध्यान से देखना, ये जो होता है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, देखा है क्या कभी? अभी क्वेश्चन का आया था मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो इलेक्ट्रिक चैप्टर वाला है। तो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, तो इसका यूनिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई लोग, इसका क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, डी का मतलब क्या हो जाएगा मीटर, आ रही बात समझ में। और दूसरा क्या है यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी है और यहाँ पे वोल्टेज है, ध्यान देना, कैपिटल वी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी मतलब v का चाहिए तो v आपको पता होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, बेसिक बात है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका पुट करेंगे, इसका पुट करेंगे, यूनिट आ जाएगा, तो क्या आएगा यूनिट, ध्यान देना, इसका क्या होगा बताओ, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वोल्ट पर मीटर। अब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बस मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या है सेकेंड इंटू, और अच्छे से इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल में, ध्यान देना। तो इसका जो आएगा यूनिट, यूनिट क्या आएगा देखो, मीटर का स्क्वायर, अच्छी बात है, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, वोल्ट, ये क्या है वैसा वोल्ट, वोल्ट की पावर माइनस। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर, ससेप्टिबिलिटी, इस पे से भी क्वेश्चन आया, लेटेस्ट में आया, ससेप्टिबिलिटी में तो बोलता हूं हाथी के ऊपर पोपट, हाथी के ऊपर पोपट बैठा हुआ, ये बस ये आ रहा तो ससेप्टिबिलिटी आ जाएगा। कैसे सर बताइए ना जरा, अरे देखिए तो सही, ससेप्टिबिलिटी पे यहाँ पे साई होता है, ऐसा होता है, ऐसा साई। मैंने क्या बोला, हाथी के ऊपर पोपट, हाथी को क्या बोलते हैं एलिफेंट, पोपट क्या होता है पी, पैरट। तो यहाँ पे पी क्या है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बताया था, पोलराइजेशन का फॉर्मूला याद है, इस पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्वेश्चन आया था, बताओ, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, काम बन जाएगा, यहाँ पे हो जाना चाहिए हाथी के ऊपर पोपट, हाथी के ऊपर कौन बैठा हुआ है, पोपट, देखो ऊपर है ये नीचे है, हाथी के ऊपर पोपट, पी का मतलब पोलराइजेशन और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखो, मोबिलिटी का क्या पूछ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या पूछ लिया भाई साहब, डायमेंशनल फॉर्मूला। हमको याद है ना मोबिलिटी क्या होता है सर, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब सर क्या करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या आएगा L1t-1। सेम उसी तरह क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए आपको उसका थोड़ा बेसिक फॉर्मूला याद करा देता हूं। फोर्स अपॉन चार्ज होता था, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, मतलब फोर्स का भी लिखना पड़ेगा और चार्ज का भी लिखना पड़ेगा। फोर्स का बचपन से याद है m1 L1t-2, चार्ज का भी याद हो जाना चाहिए भाई, बहुत बात बता दिए, A1 और T1। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर प्रॉपर लिखूं तो क्या आ जाएगा भाई, ध्यान देना, m1 L1t-2, A1 ऊपर चल जाएगा
और ये भी, ये प्लस वाला है तो ऊपर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस। क्लियर? अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो और इसका भी यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। इसका क्या है भाई, L1t-1 डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, M1 L1t-3a-1। अब एक एक करके पहले देखो, ऑप्शन में M दिख रहा है तो M का हिसाब किताब, M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -M1। L देखो, L से L यहाँ पे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, ये गया L, कलर चेंज कर लेता हूं, L सेम है, देखो ये L गया और ये L गया, तो अब बचा T की भाई, T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3, और +3 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और A ऊपर जाएगा तो +1, तो M की पावर -1, L की पावर 2, A की पावर 1। तो ये ऑप्शन नंबर मुझे डी में नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, L की पावर कुछ नहीं मतलब 0, देखो यहाँ पे L की पावर कुछ नहीं, तो M-1 L नहीं है, कोई बात नहीं, T2A1। क्लियर? तो ये आपको याद कर लो तो और अच्छा है, बेटा यही क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन है यार, मास प्रमोशन कर दो तुम, साला एग्जाम क्यों ले रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है भाई। देखो ध्यान से क्या बोला गया, मोबिलिटी का फॉर्मूला पूछ लिया, अभी तो देखा फॉर्मूला, वहां डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया। तो मोबिलिटी क्या होता है बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहा है, देखो ऑप्शन नंबर यही राइट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अरे भैया ये तो थियरी में मैंने बता रखा है कि ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी हमने जस्ट थियरी में आपको बताया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, सॉरी मोबिलिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और जस्ट इसका यूनिट हमने निकाला था, आपको याद हो तो मैंने लिखा था, ऐसे याद रखना, ध्यान दें, मैंने इसका लिखा था यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर, सॉरी मैंने ऐसा नहीं लिखा था, मैंने ऐसा नहीं लिखा था, कैसा लिखा था, ऐसा लिखा था। क्या लिखा था मैंने, ध्यान देना, मीटर स्क्वायर लिखा था, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की पावर -1, वो वीडियो मैंने गलती से स्क्वायर बोल दिया था, पर स्क्वायर नहीं, सेकेंड की पावर -1। फिर मैंने लिखा था वोल्ट, पूरा लिखा था -1। अब यहाँ पे आगे पीछे दिया गया, वोल्ट की जगह पे क्या ले लिया उन्होंने, वी, तो इसको रीअरेंज कर दो तो ये आ जाएगा, वोल्ट की जगह पे वी और इसको पीछे ले लो, बस आगे पीछे किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, मोबिलिटी। आ रही बात समझ में? चलो आज का आखिरी क्वेश्चन। अरे इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ससेप्टिबिलिटी थियरी में बताया मैंने, हाथी के ऊपर पैरोट, हाथी के ऊपर पैरोट, हाथी के ऊपर तोता, पैरट, सर हाथी, ये रहा हाथी, हाथी के ऊपर अब कौन बैठेगा, पैरोट। अब पी क्या, यहाँ पे पोलराइजेशन है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ससेप्टिबिलिटी का। अब याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट है। ई का मतलब एलिफेंट, पी का मतलब पैरेट। क्लियर? अब जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए, कुछ टॉपिक बचे हुए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे मुझे थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तब वो क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे, तब भाई लहर जाओगे। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ, अकेले टॉप करोगे क्या, करो, शेयर करो, जल्दी से शेयर करो बिना किसी देरी के।